आप सभी को नमस्कार। गवर्नमेंट स्टडी सेंटर आप सभी का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में पूर्व वर्षों पर आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे थे और वर्ष 2011 के प्रश्नों पर पहुंचे थे और आज 2011 के प्रश्नों पर हम लोग अंतिम क्लास करेंगे। आज जो है वर्ष 2011 में इतिहास में जो प्रश्न आए हैं वो पूरे हो जाएंगे। चलो हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सब लोग गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो शेयर कर दें ताकि इस चैनल द्वारा जो कंटेंट प्रदान किए जा रहे हैं उसका लाभ अधिक से अधिक प्रतियोगियों को प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग जो है आज अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 101 लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? ऑप्शन ए है चार्ल्स मेटकॉफ, बी है चार्ल्स लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी है लॉर्ड मैकाले, डी है उपर्युक्त सभी। तो हम लोग बात करेंगे प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में। तो प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में जो तीन नाम हैं, इन नामों पर चर्चा से पहले हम लोग समझेंगे कौन से अधिनियम थे जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, फिर उन अधिनियमों को किसने कैसे दूर किया। तो इस कड़ी में सबसे पहले आता है 1799 में बेलिजली द्वारा लाया गया समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम। समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम मतलब होता है इसका अंग्रेजी में द सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 है। इसमें एक कहा गया था, ये प्रावधान किया गया था, जो समाचार पत्र प्रकाशित होंगे वह समाचार पत्र प्रकाशक, मुद्रक और स्वामी जो उसका मालिक है उसके नाम जो है समाचार पत्र पर स्पष्ट रूप से लिखेंगे। साथ में जो सामग्री वो प्रकाशित करना चाहते हैं उसको सचिव के पास प्री सेंसरशिप के लिए लाना होगा। इसमें प्री सेंसरशिप माने पूर्व प्रत्यक्षण सेंसरशिप का विधान किया गया था। यह जो है समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा रहा था और इस अधिनियम को 1818 में, कब 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। समझ रहे हैं? अगर कोई अधिनियम जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा रहा है, अगर उसको कोई गवर्नर जनरल हटा रहा है, निश्चित तौर पर वह समाचार पत्रों का क्या होगा? समर्थक होगा, उसकी स्वतंत्रता का समर्थक होगा। इसके बाद फिर जो है 1823 में एक अधिनियम आता, अनुज्ञप्ति एक्ट है। 1823 में एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल होते हैं, कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स। क्या नाम था इनका? जॉन एडम्स। इन्होंने जो है अनुज्ञप्ति एक्ट लाया, अनुज्ञप्ति नियम लाया। इसी को कहते हैं लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823। इसके अंतर्गत क्या होता था, आपको प्रिंटिंग प्रेस को, जिसको भी समाचार पत्र प्रकाशित होगा उसके लिए जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करेगा उस प्रिंटिंग प्रेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर लाइसेंस नहीं लेते हैं, उस बिना लाइसेंस के प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, समाचार पत्र छापते हैं, तो उन पर जुर्माना लगेगा
जुर्माना लगेगा या तो उनको कारावास का दंड दिया जाएगा। यह भी एक कठोर और कठिन जो है अधिनियम था, जो प्रेस की स्वतंत्रता को बाधा उत्पन्न करता था। फिर हुआ क्या कि इसके बाद गवर्नर जनरल आते हैं, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल है 1828 से 1835 तक। ये भी समाचार पत्रों पर उदार थे, इनका उदारवादी रुख था और उनके स्वतंत्रता के समर्थक थे। और इनके जाने के बाद जो है एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इनका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। इन्होंने क्या किया, जो 1823 में एडम का लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट था उसको रद्द कर दिया। 1823 के एक्ट को रद्द कर दिया। इस रद्द करने के कारण इनको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ये प्रश्न बनता है, अलग से बनता है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन था। उसमें विकल्प में कार्यवाहक गवर्नर जनरल मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ विकल्प में रहते हैं। इसका मतलब ए भी जो है समर्थक हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष भारत में शिक्षा के संबंध में 1835 में अपना संस्मरण जारी करने वाले मैकाले बचते हैं। तो मैकाले भी उदार, समाचार पत्रों पर उदार था और उनकी स्वतंत्रता का समर्थक था। इस तरह से तीनों इस विकल्प में जो हैं वो तीनों जो है स्वतंत्रता के समर्थक है, प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इसलिए विकल्प डी उपर्युक्त में से सभी सही होगा। अगर प्रश्न में यह पूछे कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन था, तब जाकर के आपको मेटकाफ को लगाना है, चार्ल्स मेटकाफ को। अगर ये पूछ रहा समर्थक कौन है, तो ये सब समर्थक हैं। इसके बाद एक बहुत बड़े समर्थक रिपन होते हैं, उनको भी जान लें। हुआ क्या था 1878 में, कितने में 1878 में, इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया था। इसके माध्यम से जो है लाइसेंसिंग और प्री सेंसरशिप की व्यवस्था की गई थी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, ये देसी भाषाओं पर था, ये देसी भाषाओं के विरोध में था। अन्य भाषाओं में, यूरोपीय भाषाओं में जो समाचार पत्र छपते थे उन पर यह जो है एक्ट लागू नहीं होता था। इस एक्ट को 1882 में जब रिपन आए थे तो लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को रद्द कर दिया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले और रिपन, ये सब जो है प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। क्लियरिटी आई? निश्चित तौर पर आई होगी। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं तेजी से। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम, द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट 1799 पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता है। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तथ्यों को सरकार के सचिव के सामने प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। समझ रहे हैं? ये समाचार पत्रों में पर था। यही एक्ट जो है 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पंपलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया।
ज्ञातव्य है कि उक्त प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार ने फ्रांसीसी आक्रमण के भय से आरोपित किया। मान लीजिए कभी कथन और कारण में पूछे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में यह एक्ट लाया था, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट, और उसमें पूछे कारण क्या था कि अंग्रेजी सरकार ने फ्रांसीसी आक्रमण का भय था। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करेगा। अगर इस तरह से बनता है कठिन क्वेश्चन होगा। आगे आइए, 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस प्री सेंसरशिप को समाप्त कर दिया। चर्चा हुई थी हम लोगों की। आगे आइए, कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 का अनुज्ञप्ति नियम द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 द्वारा भारतीय प्रेस पर अधिक कठोर शर्तें लागू कर दी, जिसके अनुसार मुद्रक और प्रकाशक को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। ठीक, बिना लाइसेंस के किसी भी साहित्य को छापना अथवा प्रकाशित करना अपराध माना जाएगा। दंड स्वरूप 400 रुपए का जुर्माना अथवा कारावास का प्रावधान किया गया। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने का भी अधिकार होगा। गवर्नर जनरल को अधिकार था कि वह किसी भी लाइसेंस को रद्द कर दें अथवा नया प्रार्थना पत्र मांग ले, और उनकी इच्छा पर था गवर्नर जनरल के। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अपने शासनकाल 1828 से 35 में समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया, परंतु उसके बाद कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ 35-36 में थे, ने 1823 के कुत्सित नियमों को ही पूर्णतः रद्द कर दिया। उन्हें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न पूछता है किसको मुक्तिदाता कहते हैं। 1835 के लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट के अंतर्गत मुद्रक तथा प्रकाशक के लिए केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देना आवश्यक था। वो बता दे, लिख दे उस पर कि यहाँ कहाँ से छप रहा है, कटरा से छप रहा है, गोविंदपुर से छप रहा है कि शांतिपुरम से छप रहा है, बस उतना लिखना है। लॉर्ड मैकाले जो सच्चा उदारवादी था, उसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थक किया। लॉर्ड लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जारी किया। इस एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट भारतीय पत्रों के संपादकों से या तो बांड लिखा लें कि वह आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे, या छपने से पूर्व निरीक्षण के लिए प्रस्तुत प्रमाण पेश करें। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा, उसके बाद अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। बांड भराते थे कि सामग्री नहीं छापेंगे या फिर सेंसरशिप के लिए लाएं, और जो मजिस्ट्रेट निर्णय लेगा उसकी अपील कहीं नहीं होगी। वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। यह पूछता है परीक्षा में कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम किसने पारित किया, लागू किया, और यह पूछता है किसने उसको समाप्त किया। यह बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको निश्चित तौर पर पता रहना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है पारमस्टन, 2 है ग्लैडिस्टर, सी है वालपोल, डी है बेंजामिन डिजरेली। 1857 के विद्रोह के समय पारमस्टन थे। इनका जो कार्यकाल था ये था 1855 से 1858 तक थे। इन्होंने विद्रोह के समय जो है इसको सैनिक विद्रोह माना, सैनिक विद्रोह माना, और कठोरता पूर्वक दमन का आदेश किया। कठोरता पूर्वक दमन का आदेश दिया। और उस समय जो है 1857 जब विद्रोह हुआ था
गवर्नर जनरल कौन थे पूछ सकता है, तो कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। आइए इसको देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड हेनरी जॉन टेम्पल पार्मस्टन, इतना बड़ा नाम है, लॉर्ड हेनरी जॉन टेम्पल पार्मस्टन था। उसका कार्यकाल 1855 से 58 ईस्वी तक था। पार्मस्टन की सरकार ने भारत में विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानकर कठोरता से दबाने का आदेश दिया। इसे ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा से जोड़ा, कहा ऐसा विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए प्रतिकूल है, घातक है, अतः इसको जल्दी से जल्दी और कठोरता पूर्वक दमन करना चाहिए ताकि बाद में कोई विद्रोह करे तो उसके लिए एक लेसन रहे। इस समय भारत का वायसराय कैनिंग थे, बात हो गई। कंपनी के जो अध्यक्ष था मैगल्ज, मैगल्ज क्या थे, कंपनी के अध्यक्ष थे, समझ गए। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड लिनलिथगो, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये जो है प्राचीन इमारत संरक्षण अधिनियम, प्राचीन इमारत संरक्षण अधिनियम, इसको एक्ट का नाम है एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 1904 में, और 1904 में, और इसमें क्या किया गया था, इसके द्वारा जो हमारी प्राचीन इमारतें हैं, स्मारक हैं, इनके मरम्मत, रख रखाव, संरक्षण और प्रतिस्थापन, भाई कोई पुरातात्विक महत्व का है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। और साथ में इस एक्ट में मरम्मत के लिए 5 लाख, मरम्मत के लिए कितनी, 5 लाख रुपए का भी व्यवस्था की गई। मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए का भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया। साथ में इसी एक्ट के द्वारा ASI, ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भी स्थापना होती है इसी एक्ट के द्वारा। क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व संरक्षण, पुरातत्व सर्वे, भारतीय पुरातत्व सर्वे की स्थापना होती है। और पता है 1899 से 1905 तक का कार्यकाल किसका था, कर्जन का था। तो ऑप्शन सी में देखिए लॉर्ड कर्जन यहां पर है, यही करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलिए। हाँ ये देखिए, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, PGT प्लेलिस्ट पर जाइए 2000 में दूसरी क्लास से क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन क्या था, लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया, इस कानून का उद्देश्य क्या था, वहां पर इसको डिस्कशन किए हैं। एक बार जा करके वहां पर भी देख लीजिएगा, आपकी जानकारी और समृद्ध हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 104, दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए? फिंसबरी, ऑप्शन ए है, बी है लंदन, सी है लिवरपूल, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात हो रही किसके बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में, जिनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिनको भारत का ग्लैडस्टन कहते हैं। वो जो है 1892 ईस्वी में इंग्लैंड में उदारवादी दल की ओर से, उदारवादी दल की ओर से
इंग्लैंड की संसद में चुनाव लड़ा था, उनका चुनाव का जो क्षेत्र था मध्य फिन्सबरी, मध्य फिन्सबरी, क्या चुनाव क्षेत्र था? मध्य फिन्सबरी, मिडिल फिन्सबरी था। वहां से चुनाव जीते थे संसद के लिए। अब समझिए, जिस समय में हम अपने देश में नहीं चुनाव लड़ सकते थे, उस समय भारत के ओल्ड ग्रैंड मैन, भारत के ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी कहाँ जाकर चुनाव लड़ते हैं? इंग्लैंड में लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए ऑप्शन ए क्या है? फिन्सबरी है। और ये चुनाव जीतने वाले भारत के ही नहीं, भारत के थे, अभी तो पहले एशियाई थे, एशिया के पहले व्यक्ति थे जो इंग्लैंड की संसद में जाकर के चुनाव जीता था। इसलिए ऑप्शन ए इसका फिन्सबरी सही है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटेन की उदारवादी दल की ओर से मध्य फिन्सबरी क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले भारत के ही नहीं अपितु एशिया के पहले व्यक्ति हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या ग्लैडस्टोन की उपाधि से अलंकृत दादा भाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र के खड़क नामक गांव के एक पारसी परिवार में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जान लीजिए जल्दी से। नौरोजी ने 1848 में बंबई में ज्ञान प्रकाशक मंडली, बहुत बार पूछा है, ज्ञान प्रकाशक मंडली की स्थापना किसने किया, गठन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया? 1848 में। कहाँ किया? बंबई में। और एक महिला स्कूल स्थापित किया। इसका उद्देश्य वयस्क पुरुषों को शिक्षा प्रदान करना था। राफ्त गोफ्तार तथा सत्यवादी, दोनों गुजराती में, का भी संपादन किया। राफ्त गोफ्तार रहनुमाए मजमाएदार एक संगठन था, उसका मुख्य पत्र था, जिसको दादा भाई नौरोजी और उनके सहयोगी ने जारी किया था। 1852 ईस्वी में बंबई की पहली राजनीतिक संस्था बंबई एसोसिएशन की स्थापना की गई। कई परीक्षाओं में पूछा गया है बंबई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1852 में स्थापित। बंबई एसोसिएशन किसने स्थापित किया? समझ रहे हैं? इन्होंने लंदन प्रवास 56 से 69 के दिनों में अंग्रेजों का भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए 1865 में लंदन इंडियन एसोसिएशन और 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी की थी, ताकि हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्या को हम कहाँ अवगत करा सकें? ब्रिटेन के लोगों को। और धन निष्कासन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी, इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश एनरोलमेंट इंडिया में आपने देखा होगा, वर्णन किया है। तो ड्रेन थ्योरी के जनक यही थे, इन्होंने ही आर्थिक राष्ट्रवाद को भारत में पैदा किया। समझ रहे हैं? कांग्रेस के मंच से पहली बार 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज की मांग की और 3 बार 1886, 1893, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार प्रश्न बना है कि इस सन में जो है अध्यक्ष बने थे, तो यहां से उसको समझ लीजिए। गोखले ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा, यदि मनुष्यों में कहीं देवता है, देवत्व है, तो वह दादा भाई में ही है। यह बात गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी के बारे में कही थी। समझ गए? आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 105, हंटर कमीशन संबंधित था। ऑप्शन ए है श्रम से, बी है उद्योग से, सी है अकाल से, डी है शिक्षा से। तो हंटर कमीशन को समझना है हम लोगों को, तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पृष्ठभूमि है 1854 में शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है। किसको कहते हैं भाई, बताइए आप लोग? शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहते हैं ना। चार्ल्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे का डिस्पैच, चार्ल्स वुड के डिस्पैच
के बाद जो आधुनिक शिक्षा प्रारंभ हुई उसकी समीक्षा के लिए, क्या करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में बना इंडियन एजुकेशन कमीशन। समझ में आया? किसने बनाया? 1882 में वायसराय कौन थे? 1882 में वायसराय रिपन थे, सज्जन रिपन थे, लॉर्ड रिपन। इन्होंने इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाया और इस कमीशन के अध्यक्ष थे सर डब्ल्यू हंटर। क्या नाम था इनका? सर डब्ल्यू हंटर। सर डब्ल्यू हंटर के अध्यक्ष होने के कारण इस कमीशन को हंटर कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कि हंटर कमीशन कहते हैं। हंटर कमीशन बताया गया था प्राथमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए, लेकिन उसने जो है प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा पर भी सुझाव दिया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, हंटर कमीशन बनाया गया है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, तो वहां पर आपको प्राथमिक शिक्षा टिक करना है। और इस कमीशन ने कहा प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और यह मातृभाषा या देसी भाषा में होनी चाहिए। और उन्होंने बताया माध्यमिक शिक्षा दो तरह को, एक साहित्यिक शिक्षा हो, दूसरी व्यावसायिक शिक्षा हो। साहित्यिक शिक्षा क्या करेगी? उच्च लेवल की कक्षाओं में या यूनिवर्सिटी में प्रवेश का आधार बनेगी। साहित्यिक शिक्षा क्या करेगी? उनको रोजगार प्रदान करेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि हंटर कमीशन जो है किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। ये ऑप्शन डी इसमें सही है। एक हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बनाया गया था। अभी हम लोग आगे एक प्रश्न है उसकी चर्चा जब करेंगे तो वहां करेंगे, वहां पर कौन हंटर थे। आइए इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच या घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हो तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने इंडियन एजुकेशन कमीशन की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष सर डब्ल्यू हंटर थे। इसीलिए इस आयोग को हंटर कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे, जिनमें 8 सदस्य भारतीय थे। इस समय इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व वाली उदारवादी सरकार थी। इस आयोग का कार्य केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा पर सुझाव प्रस्तुत करना था, किंतु आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किए। प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह शिक्षा स्थानीय भाषा या मातृभाषा में हो, उसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। इस निमित्त शिक्षा उपकर भी लगाया जा सके, एजुकेशन सेस भी लगाया जा सकता है। बात कही गई। माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की हो, एक साहित्यिक शिक्षा जो उच्च स्तर या विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए हो, दूसरी व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। शिक्षा के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करना तथा अनुदान उपलब्ध कराना, किंतु प्राथमिक शिक्षा का संचालन सरकार द्वारा। शिक्षा के विकास के लिए तो बताया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर सरकार जरूर ध्यान दे, पूरा जोर दे, उसको आगे बढ़ाए। प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के लिए विशेष या व्यापक प्रयास किए जाएं। महिला शिक्षा पर भी उसने कहा कि विशेष और व्यापक प्रयास होने चाहिए। आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के बाद आने वाले 20 वर्षों में माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 106 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न में
किसके द्वारा अकाल आयोग को नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, सी है लॉर्ड रिपन, डी है लॉर्ड कैनिंग। बात क्या हो रही है, प्रश्न क्या हो रहा है समझिए। ये कह रहे हैं अकाल आयोग जो है कब हुआ? अब देखिए भारत में अकालों का इतिहास रहा है, ब्रिटिश काल में अकाल पड़े हैं, तो जब अकाल के संबंध में बात चली तो 1860-61 में दिल्ली एवं उसके आसपास जो है अकाल पड़ा, तो उसके कारण और तीव्रता इन सब की जांच के लिए एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम था कर्नल स्मिथ कमेटी समिति, कर्नल स्मिथ समिति बनी। इसके बाद जो है 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा, तो कर्नल कैम्पबेल समिति बनी। फिर 1880 में लिटन के समय में, कब? 1880 में लॉर्ड लिटन के समय में क्या हुआ? ये जो अकाल है इन सब के बारे में एक व्यापक रणनीति बना ली जाए, तो एक आयोग बनाया गया स्ट्रेची की अध्यक्षता में, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग कहते हैं ये पहला अकाल आयोग था, प्रथम अकाल आयोग। इससे पहले क्या बने थे? प्रथम अकाल आयोग। इससे पहले क्या बने हैं देखिए, अभी तो ये अकाल आयोग है, तो ये क्या है? ये समिति लिखा, कमेटी है। ये कैम्पबेल क्या है? समिति है, कमेटी है, लेकिन ये क्या है? आयोग है जो स्ट्रेची के समय बनाया गया। तो ये इसीलिए पूछ रहा है कि अकाल आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो ये नहीं की गई। तो उसमें देखिए अगर हम स्ट्रेची से कंफ्यूज करें, इससे स्मिथ से और कैम्पबेल्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन प्रथम अकाल आयोग अगर मानते हैं तब हमको जाकर के विकल्प बी लॉर्ड लिटन को लगाना होगा, क्योंकि इसके बाद जो आयोग बने हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 1897 में लायल कमीशन बना था, लायल आयोग बना था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। उसके बाद अकालों पर जो है 1900 ईस्वी में, किसके समय? करजन के समय मैकडोनल आयोग बना था, मैकडोनल कमीशन बना था, जिसने 1901 में अपनी सिफारिशें दी है। ये 3 आयोग महत्वपूर्ण है। एक 45 में भी बना था, उसको भी देखेंगे। तो एक कहने का मतलब है, अगर प्रथम अकाल आयोग की बात करें या अकाल आयोग की बात करें तो हमको लिटन तक जाना होगा, विकल्प भी उसमें सही है। आइए इसको देखते हैं। भारत में अकाल समितियां या आयोग, कर्नल स्मिथ समिति 1860-61 में समिति ने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए अकाल के कारणों तथा उनकी उग्रता की जांच की। इनकी रिपोर्ट का कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। फिर जॉर्ज कैम्पबेल समिति बनी 1866-67 में, जब उड़ीसा में अकाल आया तो इसके संदर्भ में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति का मानना था कि केवल स्वयंसेवी संस्थाएं ही राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, अर्थात सरकार को भी राहत कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। फिर स्ट्रेची आयोग आया 1880 में लॉर्ड लिटन द्वारा सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग को गठित किया गया। इसका उद्देश्य सरकार की अकाल एवं राहत संबंधी नीतियां निर्धारण करना था।
इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। भूख से प्रभावित होने से पूर्व ही लोगों को काम मिले। समझ रहे हैं, अकाल आया है, भूख से मरने न लगे उससे पहले ही लोगों को काम दिया जाए और उनकी मजदूरी समय समय पर पुनः निश्चित की जाए ताकि लोगों को खाना मिल सके। समझ गए, लोगों को खाना मिल सके। निसहाय निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य है और उसके लिए भिन्न भिन्न वर्गों की सूची तैयार की जाए। ऐसे लोगों की सूची बनाकर दरिद्रशालाओं एवं सहायता शिविरों में रखा जाए और उन्हें भोजन, अनाज और पैसा दिया जाए। तीसरी बात क्या कही स्टेची आयोग ने, अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अन्न भंडारण की व्यवस्था की जाए, ग्रेन स्टोरेज बनाए जाएं और आवश्यकता पड़ने पर अनाज के निर्यात को, एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन को क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। अकाल की अवस्था में लगान एवं अन्य करों में कमी तथा छूट की व्यवस्था की जाए। खाने के लिए है नहीं तो देंगे कहां से। अकाल राहत में व्यय होने वाले खर्च प्रांतीय सरकारें वहन करें। आवश्यकता अनुसार केंद्रीय सरकार उन्हें सहायता एवं अनुदान प्रदान करे। सूखे की स्थिति में दुधारू पशुओं को हरे क्षेत्रों में स्थानांतरित कराने का प्रबंध होना चाहिए। सरकार द्वारा इस तरह का प्रबंध होना चाहिए। स्टेची आयोग की अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया एवं इन पर काम किया। अस्थायी रूप से अकाल के प्रकोप को कम करने और राहत पहुंचाने के लिए अकाल कोष की योजना बनी जिसमें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया जमा। अकाल राहत कोष में कितना जमा होता था यह एक परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया जमा होता था। 1833 में अकाल संहिता निश्चित की गई थी जो कि प्रांतीय अकाल संहिता का आधार बनी। इसके अंतर्गत अकालग्रस्त जिला घोषित करने के लिए जिले के सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई थी। फिर 1883, 1896 के अकालों में इन संहिताओं में दिए गए सुझावों का परीक्षण करने और संशोधित करने का अवसर सरकार को मिला। लायल आयोग 1897 में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय द्वारा 1896-97 महान अकाल के संदर्भ में इस आयोग ने स्टेची आयोग की सिफारिशों से सहमति प्रकट की तथा उसमें लचीलापन लाने की दृष्टि से कुछ परिवर्तन करने की अनुशंसा की। मैकडोनल्ड कमीशन कर्जन ने तृतीय अकाल आयोग 1900 ईस्वी में गठित किया। इसके अध्यक्ष सर एंटनी मैकडोनल्ड थे। 1901 में अपना प्रतिवेदन दिया। आयोग अकाल के समय पशुओं एवं बीज के लिए आर्थिक सहायता देने एवं अस्थायी जल प्रबंध का सुझाव दिया। अकालग्रस्त क्षेत्रों को एक अकाल आयुक्त के जिम्मे अकाल आयुक्त की नियुक्ति की जाए, फेमीन कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, उसके जिम्मे रखा जाए। उसको जॉन वुडहेड आयोग बना था 1945 में आए अकाल की जांच करने के लिए। इसलिए आपने अकाल के समय ब्रिटिश काल में कौन सी समिति बनी और कौन सा आयोग बना, उनके अध्यक्ष और किसके कार्यकाल में बने आपने समझ लिया है। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसका असली नाम मूल शंकर था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी है केशव चंद्र सेन, सी है स्वामी विवेकानंद, डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल शंकर किसका नाम था भाई? बहुत प्रश्न बने हैं उस महानुभाव पर, उस स्वामी पर। हिंट नहीं समझ रहे हैं? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम। समझ रहे हैं? जैसे इनका क्या नाम था? नरेंद्र देव ना, नरेंद्र नाथ। उसी तरह से इनका क्या नाम था? मूल शंकर था। अब मूल शंकर से किस गुरु ने इनका नाम बदल करके क्या किया? दयानंद सरस्वती किया। वो सब हम लोग समझते हैं। दूसरा, हम लोगों ने जो आर्य समाज के 1875 में स्थापना से संबंधित कई प्रश्न आए थे, वहाँ बहुत से हम लोग व्याख्याएं किए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग तेजी से चलते हैं। भारत के मार्टिन लूथर, प्रश्न है पीसीएस में पूछा है, भारत के मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? दयानंद को। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824
में गुजरात के मोरबी रियासत में टंकारा राजकोट नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। एक बार शिवरात्रि पर्व पर उन्होंने शिवलिंग से एक चूहे को खाद्य सामग्री ले जाते देखा उन्होंने एक चूहा है, शिवलिंग के पास लड्डू रखा है, उसको ले करके चला जा रहा है। तो उन्हें लगा भगवान जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो अन्य की रक्षा कैसे करेंगे। फिर इनको क्या हो गया, 1845 में 21 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, सन्यास की ओर चल दिए। 1848 में इनकी मुलाकात दंडी स्वामी पूर्णानंद से हुई, जिनसे इन्होंने सन्यास की शिक्षा ली। अगर एक प्रश्न पूछे कि सन्यास की शिक्षा दयानंद सरस्वती ने किससे ग्रहण की, दंडी स्वामी पूर्णानंद से। और दंड धारण किया स्वामी पूर्णानंद ने ही इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। यह प्रश्न निश्चित तौर पर आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि स्वामी दयानंद जो मूलशंकर थे उनको यह उपाधि किसने दी है, नाम किसने दिया, समझ रहे हैं। तो कौन आएगा, स्वामी पूर्णानंद। 1861 ईस्वी में घूमते हुए स्वामी दयानंद मथुरा पहुंचे। कहाँ पहुंचे, मथुरा पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात नेत्रहीन बिरजानंद स्वामी से हुई, जिनसे दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का ज्ञान प्राप्त हुआ और वह उनके शिष्य बन गए। दोनों ही पाश्चात्य शिक्षा से अप्रभावित थे और शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा दिया और वेदों को बताया भारत का आधार स्तंभ। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, वेदों को भारत का या भारतीय साहित्य का या भारतीय जनमानस का आधार स्तंभ किसने बताया, स्वामी दयानंद ने। वह पहले ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई। 1867 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराई। इनकी एक पुस्तक भी है, पाखंड खंडनी पताका। 10 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई, कहां पर हुई ना, किसने की हुई, कब, 10 अप्रैल 1875 में। कहां पर हुई, बंबई में हुई। किसने की, स्वामी दयानंद ने की। फिर 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से कहां चला गया, लाहौर चला गया, लाहौर में स्थानांतरित किया गया, बनाया गया, जिसके कारण उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन अधिक लोकप्रिय हुआ। स्वामी दयानंद ने अद्वैतवाद के मायावाद का खंडन किया ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वाली जो बात करते हैं, और वो बताते हैं कि जो ब्रह्म है वही माया के रूप में दिखाई पड़ता है, तो उसका उन्होंने खंडन किया है, मायावाद का, शंकर के मायावाद का। और प्रकृति को सत्य, आत्मा को सच्चित, ईश्वर को सच्चित आनंद माना। प्रकृति क्या है, सत्य है, आत्मा क्या है, सच्चित है, ईश्वर क्या है, तीनों गुण है, सत्य चित और आनंद, सच्चिदानंद है। उन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद के साथ नियतिवाद को भी नहीं माना तथा कर्म पर अधिक बल दिया। स्वामी दयानंद ने कर्मकांडवाद, वाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, तंत्र मंत्र आदि का विरोध किया। वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में उनका अटूट विश्वास था। उनकी मृत्यु के वर्षों बाद श्री अरविंद घोष जैसे कर्मयोगी ने उन्हीं की शिक्षाओं को अपनाया और नारा दिया, पुनः वेदों की ओर चलो, पुनः वेदों को लौटो, ना कि वैदिक काल की ओर। हमको वैदिक काल की ओर नहीं जाना है। जो वेदों में अच्छी बातें दी गई हैं, जो वेदों में है, हमको उस चीजों को अपनाना है। यह बात कहा था किसने, अरविंद घोष ने। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न लोग लेते हैं। प्रश्न नंबर 108, सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी। ऑप्शन ए है मित्र मेला, बी है अनुशीलन समिति, सी है तरुण इटली, यंग इटली,
विकल्प में केवल एक, केवल दो, एक, दो, एक, तीन। सिस्टर निवेदिता के बारे में आप लोग जो सुने होंगे, जो जानते होंगे कि वो जो है स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, यही तो जानते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और आयरलैंड की थी, आयरिश मूल की महिला थी, जिनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, और इन्होंने अपना नाम जो है इनको बदल के सिस्टर निवेदिता किया गया। ये कह रहे हैं किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी, तो किसी भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता स्वीकार नहीं किया था। अपितु उन्होंने किया क्या था कि गुप्त जो संगठन थे उनको समर्थन एवं सहयोग दिया था। क्या दिया था? समर्थन एवं सहयोग दिया था। और यह समर्थन और सहयोग दिया था कलकत्ता बंगाल से जुड़े हुए संगठनों को। उसमें एक था मित्र मेला और दूसरा था अनुशीलन समिति। मित्र मेला की स्थापना जो है 1898 ईस्वी में, मित्र मेला की स्थापना कब हुई? 1898 ईस्वी में अरविंद घोष की प्रेरणा से वारिंद्र घोष ने किया था। यही जो है बाद में अनुशीलन समिति में परिवर्तित हो गई। एक जो है मित्र मेला की स्थापना नासिक में भी हुई थी। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना की थी, कब हुई थी? 1899 में ही स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर ने। और यही जो है आगे चलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत बन गया, अभिनव भारत समाज। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि वो जो उस मित्र मेला को, जिसको बीडी सावरकर का संरक्षण प्राप्त था, उसको समर्थन नहीं दिया। समर्थन ना देने का मतलब यह था क्रांतिकारी गतिविधियों को, गुप्त क्रांति समर्थक था इनका, लेकिन वो कलकत्ता वाले जो संगठन थे उन पर उनका ज्यादा जोर था। उनको प्रश्रय देती थी, उनको चंदा इकट्ठा करके देती थी, उनको जो है जब कार्रवाई होती तो अपने हाथ छिपाती थी। इस तरह से किया था। तो इसमें देखिए ए वाला विकल्प अनुशीलन समिति और मित्र मेला। तो इसमें देखिए सी वाला विकल्प में 1 और 2 है, यही विकल्प इसका जो है करेक्ट विकल्प है। आइए, सिस्टर निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल इनका नाम था, आयरलैंड मूल की महिला, सीधे सीधे हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थी। वह मित्र मेला और अनुशीलन समिति दोनों गुप्त क्रांतिकारी संगठनों से वैचारिक एवं व्यवहारिक रूप से जुड़ी थी। सिस्टर निवेदिता ने ब्रिटेन और आयरलैंड में अपने परिजनों से चंदा एकत्रित किया और भारत लाकर गुप्त क्रांतिकारी संगठनों को दिया। कई बार उन्होंने हथियार खरीदने और छिपाने में भी आर्थिक मदद की। समझ गए? उन्होंने छद्म नाम से भारत की स्वतंत्रता पर प्रेरणादायक लेख लिखे, जिससे युवा क्रांति के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित हुए। उन्होंने भारतीय ध्वज के डिजाइन और राष्ट्रीय प्रतीकों के निर्माण में भी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका स्वागत किया था। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में उन्हें सबसे खतरनाक महिला जो भारत में आज़ादी की आग भड़का रही कहा गया। ब्रिटिश दस्तावेजों में जो उस समय के सीबीआई और गुप्त संगठन थे सरकार के, उसमें दस्तावेजों में कहा गया है कि ये सिस्टर निवेदिता सबसे खतरनाक महिला जो भारत की आज़ादी की आग भड़का रही है कहा गया है। सिस्टर निवेदिता ने एक पुस्तक लिखी थी, द वेव ऑफ इंडियन लाइफ नामक पुस्तक लिखी। द वेव ऑफ इंडियन लाइफ लिखी। और आपको पता होगा कि 1897 में
रैंड की हत्या की थी चापेकर बंधुओं ने, उससे इतना प्रभावित हुई कि वो जो है पूना जाकर के सिस्टर निवेदिता ने चापेकर बंधुओं की मां के पैर छुए और कहा कि आपने ऐसी औलाद पैदा किया है जो देश के प्रति खराब नियत रखने वाले को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये बात कही थी सिस्टर निवेदिता ने वहां पर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के प्रति उनकी आत्मत्यागी सेवाओं के लिए लोक माता कहते हैं। निवेदिता के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कभी प्रश्न पूछ दे कि लोक माता किसको कहा जाता है भारत के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, तब हम थोड़ा सा कठिनाई होंगे, लेकिन आप इसको अगर समझे रहेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको लोक माता भी कहा है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो या डेरोजियो लिखा है, बी है रमेश चंद्र दत्त, सी है डेविड हेयर और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। एकेडमिक एसोसिएशन की बात पूछ रहा है तो 1828 में एक संस्था बनी थी यंग बंगाल आंदोलन या मूवमेंट। यंग बंगाल को किसने बनाया था? इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को इसको बनाया था डेरोजियो ने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ये क्या थे? हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक थे, हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक थे और इन्होंने ही एकेडमिक एसोसिएशन, जो प्रश्न पूछा गया है एकेडमिक एसोसिएशन, इसका गठन किया था और साथ में इन्होंने एक बनाया था सोसाइटी फॉर एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज। इसकी भी स्थापना जो है किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। और इससे पहले भी यह प्रश्न पूछा गया था कि बंगाल में प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी प्राप्त नवयुवकों पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक था? तो आप जाइएगा गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट है पीजीटी प्रवक्ता वर्ष 2010 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा, पूरी इनके बारे में A to Z कथा है। और इनको जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ ले आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? क्वेश्चन 1 है केशव चंद्र सेन, बी है विकल्प स्वामी विवेकानंद, सी है स्वामी दयानंद, डी है राजा राम मोहन राय। अब देखिए इतना हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और खास करके आपके टीजीटी पीजीटी इन सब हल में हम लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। और आप जब उन सब को देखेंगे तो आपको ये उत्तर निकलेगा ऑप्शन डी। इसलिए हम यहाँ डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन डी को टिक करते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 111 पर 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है मैकाले, बी है सेडलर, सी है डब्ल्यू हंटर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप लोग बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो बेकार है, हम लोग अभी जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जब प्रश्न 105 कर रहे थे तो उसमें पूछा था हंटर कमीशन किससे संबंधित है ना, जब उसकी व्याख्या कर रहे थे तब हम लोगों ने बताया था 1882 में रिपन ने जो है इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाया था जिसके अध्यक्ष सर डब्ल्यू हंटर थे।
आ गया समझ में, याद आ गया। ए है ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर। एक ही जगह से दो क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, आप मत होइएगा, समझ रहे हैं। चलें आगे। क्वेश्चन 112वां अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था, ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, डी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। किसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। वो कहा था किसको? ऑप्शन डी है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। क्यों कहा था ये देखते हैं। कारण क्या था? अधिनियम में भारत को फेडरेशन का रूप तो दिया गया, लेकिन वास्तविक सत्ता गवर्नर जनरल और ब्रिटिश अधिकारियों के पास रही। केंद्रीय शासन पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में था। संघ तो बनाया गया, लेकिन सत्ता भी जहां पहले फंसी थी वहीं फंसी रही। प्रांतों में उत्तरदायी शासन था, शासन का दावा किया गया, लेकिन गवर्नर को विशेष अधिकार दिए गए, जिससे वह भी निर्णय को पलट सकता था। वायसराय के पास आपातकालीन शक्तियां थी, जिससे भारतीय मंत्रियों की भूमिका नगण्य हो गई। भारतीय मंत्री तो बनाए गए, लेकिन कोई भूमिका नहीं मिली। केंद्र में भारतीय प्रतिनिधियों को वास्तविक सत्ता नहीं दी गई। अब रक्षा, विदेश और वित्त जैसे अहम मद अंग्रेजों के नियंत्रण। बताइए, रक्षा नहीं देंगे, विदेश नहीं देंगे, वित्त नहीं देंगे, तो कौन सा मंत्रालय देंगे? जल जंगल जमीन को देखने वाला मंत्रालय। तो जो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो नहीं दिए गए थे। अधिनियम में आम जनता को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। केवल 14% लोगों को ही मताधिकार मिला, अर्थात भारत की बहुसंख्यक जनता मताधिकार से वंचित रही इस अधिनियम में, 35 वाले में। अंग्रेजों ने दिखावे के लिए कुछ सुधार किए, परंतु असली मकसद सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करना था। भारतीय नेताओं को लगा कि यह अधिनियम सत्ता नहीं अपितु औपनिवेशिक गुलामी का नया रूप है। इसी कारण नेहरू जी को कहना पड़ा एक चार्टर ऑफ स्लेवरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 113। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड डफरिन, डी है लेंस डाउन। सरलतम क्वेश्चन। स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? 1885 में। कहाँ हुई थी? बंगाल के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और उस समय देखिए जो वायसराय थे वो 1884 से 1888 तक उनका कार्यकाल था। उनका नाम था डफरिन था। डफरिन ने 1886 में जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उन्होंने गार्डन पार्टी दी, स्वागत किया था। और बाद में इन्होंने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी संस्था है और इसको समाप्त करना हमारा उद्देश्य है। यह बात भी इन्होंने बाद में कही थी 1886 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ को माना जाता है। उनके जीवनीकार थे विलियम बेडनबर्ग। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा गया है कि डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल के सिद्धांत पर करवाया। तो अब आपको एकदम याद रहेगा, इतनी बार इतनी चर्चा हो चुकी है कि ऑप्शन सी आप करेक्ट मार कर आएंगे परीक्षा में। कांग्रेस की स्थापना 85, डफरिन का कार्यकाल 84 से 88। 86 में डफरिन ने कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी। कांग्रेस के संस्थापक एहोम के जीवनीकार विलियम बेडनबर्ग के अनुसार कांग्रेस स्थापना लॉर्ड डफरिन द्वारा जन आंदोलन को दबाने के लिए सेफ्टी वाल के रूप में किया गया है। ठीक, आगे आइए। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? ऑप्शन है 1919 में, बी है 1910 में, सी है 1911 में, डी है 1912 में। एक दिल्ली दरबार हुआ था, दूसरा एक तो 76 में हुआ था, एक हुआ था दिल्ली दरबार 1911 में। कब हुआ था?
1911 में इस दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे। इतना समझिए, इस दिल्ली दरबार में आए थे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और अपनी जो है रानी के साथ में आए थे क्वीन मेरी। क्वीन मेरी के साथ आए थे और इसी में क्या किया गया, इसी में जो है 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा की गई, क्या घोषणा की गई कि राजधानी, यह घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई, एक बात। दूसरी में इसी समय जो राजधानी कलकत्ता थी, कहाँ थी, कलकत्ता, आज के कोलकाता, उसको स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया। ये दो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। अब ऑप्शन देखिए 12 दिसंबर 1911, तो ऑप्शन सी में देखिए 1911 है। यही ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलिए। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी क्वीन मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी दिल्ली नई दिल्ली बनाने की अनुमति प्रदान की गई। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग किया गया। उड़ीसा और बिहार एक अलग प्रांत बने। असम का एक पृथक प्रांत के रूप में गठन किया गया, जैसे कि 1874 की स्थिति थी। अब असम इस नवगठित प्रांत में सिलहट को शामिल किया। असम जो बना था उसमें सिलहट एक क्षेत्र था, उसको भी शामिल किया गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर है 115, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है। देख लीजिए क्या कह रहा है, असत्य कह रहा है ना, इसको ध्यान देना है, कीवर्ड है इसका। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बताइए 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक। 1907 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के प्रयास से किया गया। इसमें क्या दिया गया है, 1907 दिया गया, तो 1906 है। गलत हो गया ना। और देख लेते हैं। मिंटो मार्ले सुधारों द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार दिए गए। मिंटो मार्ले सुधार के आधार पर 1919 का भारत परिषद अधिनियम बना, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बना। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। मुस्लिम क्षेत्रों में मुस्लिम चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम ही उसको मतदान करेंगे। तो इसमें देखिए विकल्प आपको मिल गया होगा, बी वाला है, क्योंकि 7 में नहीं 6 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन। आगे चलें। क्वेश्चन है 116, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड इरविन, सी है लॉर्ड रिपन, डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक। और उस समय 1816 से 21 तक वायसराय थे चेम्सफोर्ड। वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। अब ये समझ में आ गया ऑप्शन हमारा कौन सा सही है।
डी वाला सही है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसको समझते हैं ये सब मामले यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। हुआ क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार ने, उस समय ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। और रॉलेट एक्ट में था कि को भी संशय के आधार पर, आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। तो इसका जो है कांग्रेस सहित भारत में जितने भी संगठन थे सबने विरोध किया। वह विरोध जो पंजाब में भी हो रहा था। पंजाब में जब ये लोग 9 अप्रैल 1919 को विरोध कर रहे थे, संयुक्त रूप से हिंदू और मुसलमान, और इनका नेतृत्व कर रहे थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो पंजाब में पलवल में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इनको अमृतसर से निर्वासित कर दिया गया। ये हुआ कि आप लोग यहाँ से तड़ीपार हो, अमृतसर में आप लोग नहीं रह सकते हैं। तो इस जो है गिरफ्तार किया था जनरल ओडायर ने। इस गिरफ्तारी के विरोध में, निर्वासन के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के निर्वासन, अमृतसर से निर्वासन के विरोध में इन लोगों ने किया क्या, वो घटना रामनवमी की थी। अब बैसाखी के दिन 19 अप्रैल 1919 में, 19 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में विरोध स्वरूप लोग इकट्ठा हुए थे और उस भीड़ पर बिना चेतावनी दिए ही जनरल ए डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया और उस गोली कांड में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और इस नृशंस हत्या से दुखी होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। प्रश्न पूछता है। और शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। और इसके लिए सरकार ने एक जांच कमीशन बैठाई, हंटर कमीशन के नाम से। उसने जो रिपोर्ट दी उसमें सरकार को बरी कर दिया, पाक साफ बताया। तो गांधी जी ने कहा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो है पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपापोती है, यह बात कही थी। और उसके बाद कांग्रेस ने जो है अपनी ओर से एक कमेटी बनाई थी। इतनी बातें आपको जलियांवाला बाग और इसके संबंध में पता होना चाहिए। ये देखिए जो हम लोगों ने बात कर चुके हैं। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 चलते। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने महात्मा गांधी को कहा था कि आकर के आप जो है भारत में भ्रमण करिए। मदन मोहन मालवीय विकल्प में है, दादा भाई नौरोजी विकल्प में, लाला लाजपत राय विकल्प में, लेकिन सही ऑप्शन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न 118 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड बेब, बी है जल परिवहन, सी है एओ ह्यूम और डी है जॉर्ज यूल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी, 1885 में। और 1888 में जो इसका अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ था, अरे आपके इलाहाबाद में, प्रयागराज में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। यही जॉर्ज यूल जो है प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी में दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद 1889 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता विलियम बेडनबर्ग ने किया था। किसने किया था, विलियम बेडनबर्ग, जो जीवनीकार थे ह्यूम के। समझ रहे हैं, आइए देख लेते हैं। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दिसंबर 88 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की। जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। उत्तर पश्चिम प्रांत के गवर्नर, इलाहाबाद उत्तर पश्चिम प्रांत में आता था, ऑकलैंड कॉल्विन ने पूरी कोशिश की कि यह सम्मेलन इलाहाबाद में ना हो पाए, परंतु इस समय याद रखिए राजा दरभंगा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दिया।
राजा दरभंगा ने लोथल काउंसिल खरीदी और कहा कांग्रेस से आप इस जगह पर जाइए और अपना सम्मेलन करिए। सर सैयद अहमद और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था। पहली बार लाला लाजपत राय भी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिए। ये पीसीएस में प्रश्न बन चुका है कथन में, इसको समझते रहिएगा, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। जब वो उड़ता हुआ बड़ा क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं तो आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन उठा लाते हैं, तो उसको समझिएगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तय किया गया 88 वाले में, तथा यह निर्णय लिया गया कि अगर किसी प्रस्ताव पर मुस्लिम प्रतिनिधियों के एक बड़े भाग को आपत्ति हो, प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझ लीजिए, जॉर्ज यूले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कांग्रेस जन का नारा है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। डफरिन ने न केवल कांग्रेस की आलोचना की बल्कि यह कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया यह जनता के सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, माइक्रोस्कोपिक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। यह बात किसने कही थी? डफरिन ने। है क्वेश्चन नंबर 119 करते हैं। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी? ऑप्शन ए है विजयलक्ष्मी पंडित, बी है अरुणा आसफ अली, सी है सरोजिनी नायडू, डी है एनी बेसेंट। कह रहा है कि महिला और कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष अगर ये बात करेगा तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ऑप्शन डी क्या है? एनी बेसेंट है। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। अगर प्रश्न ये बने कि प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो तब जाकर उत्तर आपका बनेगा सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की। समझ गए? ये दो तरह के प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में कलकत्ता के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर हुए 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात, हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा परंतु पारित ना हो सका, और जो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था लाहौर में, वह पारित हुआ था, इसलिए वह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 120 है, लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ। नंबर 1 कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, बी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सी है मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में ना, और इस समझौते के लिए प्रयास एनी बेसेंट और तिलक ने बहुत किया था। और इसमें जो है लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पैक्ट हुआ था, और उस पैक्ट में उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल को कांग्रेस ने स्वीकार किया था। और यह जो है लखनऊ समझौता, इससे पहले 2 बार आपकी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए 2 बार जो जहां पूछा गया वहां जाकर आप देख लें, समय हमारा बचेगा। आप जाइए पीजीटी प्रवक्ता प्लेलिस्ट में 2002 के क्वेश्चन नंबर पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 20 में, फिर जाइए 2009 के चौथी क्लास के क्वेश्चन नंबर 85 में, वहां उसकी व्याख्या आप समीक्षा सब देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न 121 है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है होम रूल लीग, सी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, डी है इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन किया था। ऑप्शन क्या है? ए इसमें सही है। 1915 में वो आए थे, और आने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो। पहले कांग्रेस ज्वाइन करो, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है? देश का भ्रमण करना है, लोगों से मिलना है, समझना है, तब सक्रिय रूप से राजनीति में आना है। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही है। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।
कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाने से पहले उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर देश भर में भ्रमण कर भारतीय परिस्थितियों को निकट से समझा। उसके बाद उन्होंने सक्रिय रूप से कांग्रेस आंदोलन से स्वयं को जोड़ा और जन आंदोलन का स्वरूप दिया। क्वेश्चन नंबर 122 है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है अमृतसर अधिवेशन 1919, बी है इलाहाबाद अधिवेशन 1930, सी है लखनऊ अधिवेशन 1937, डी है लाहौर अधिवेशन 1940। 23 मार्च 1940 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है सबसे पहले एक जो है इन्होंने 1940 में एक पृथक और स्वतंत्र मुस्लिम संप्रभु राष्ट्र के लिए प्रस्ताव पारित करवाया, सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान बनाने का पाकिस्तान प्रस्ताव रखा गया। समझ रहे हैं? लाहौर के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, रखा गया और इस प्रस्ताव को पाकिस्तान का जो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया सिकंदर हयात खान ने। पूछा गया एक प्रश्न, प्रारूप किसने तैयार किया? तो कौन थे? सिकंदर हयात खान। फिर इस सम्मेलन जब हो रहा था तो इस प्रारूप को प्रस्तुत किसने किया, किसने पढ़ा? फजलुल हक। ये पूछा जाता है कि लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान जो प्रस्ताव था उसका समर्थन किसने किया? अरे अपने लखनऊ वाले खजी कुज्जमा। समझ गए? इसमें ऑप्शन कौन सा है? डी है, ए सही ऑप्शन है। पीजीटी 2002 की चौथी क्लास का क्वेश्चन नंबर 90 था, पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? वही तो क्वेश्चन है, ऑप्शन बदल दिए गए हैं बस ना। तो यहां पर जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट पर, आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 123 है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? ऑप्शन है पूना, बी है बंबई, सी है दिल्ली, डी है अमृतसर। होम रूल लीग आंदोलन के बारे में आप लोगों को बेहतर पता है, इसकी चर्चा हो चुकी है, अभी बताएंगे कहां पर हुई है। ये दो स्थापित हुई थी, एक हुई थी अप्रैल 1916 में जिसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, और यह हुई थी कहां पर? बेलगाम कहां पर है? पूना में। ठीक। दूसरी होम रूल लीग जो स्थापित हुई थी वो हुई थी सितंबर 1916 में। किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? अडयार में। अडयार कहाँ पर? मद्रास में। अभी जो दोनों संस्थाएं थे इनमें आपस में वैमनस्य या लड़ाई झगड़ा नहीं था, इन्होंने अपने क्षेत्र बांट लिए थे। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य एक ही था। तो हम लोग तिलक वाले के विकल्प में क्या मानेंगे? पूना मानेंगे। इसके अतिरिक्त भी आपको अगर जानना है तो आपको जाना पड़ेगा पीजीटी 2002 की पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जहां प्रश्न पूछा है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? वहां पर होम रूल आंदोलन के संबंध में स्पष्ट व्याख्या की गई है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन ए सर बेजवुड, बी लॉर्ड माउंट टेम्पुल, सी लॉर्ड जेटलैंड, डी सर मॉरिस गेवर। 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय की एक व्यवस्था की गई थी
उस व्यवस्था के कारण 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय बना। न्यायालय कहां पर बना? दिल्ली में स्थापित हुआ, ठीक है। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर थे, इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना को बंद था। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश एवं 2 सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था, कुल 6। 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय कार्यरत हो गया। इसे प्रारंभिक, ओरिजिनल, अपीली, अपीलेट, एडवाइजरी माने परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेयर। 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे, जस्टिस एम.आर. जैकब और जस्टिस एम.एस. सुल्तान। जैकब और सुल्तान इसमें 2 भारतीय थे। यह है क्वेश्चन नंबर 125 है और वर्ष 2011 के पीजीटी का अंतिम क्वेश्चन है कि कंपनी के अधिकारों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? मतलब जो कंपनी के अधिकारी थे जो निजी व्यापार करते थे या घूस लेते थे, उन सबको किसने बंद करवाया? वही जिसने भारत में न्याय प्रणाली के जनक है, जिसको भारत में सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, वो कौन है? विकल्प डी लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। यही सही है। आइए देखते हैं। कॉर्नवालिस ने देखा कि व्यापार विभाग में भ्रष्टाचार है। प्रायः कंपनी का माल घाटे में बिकता था, जबकि कंपनी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने खाते में भेजे माल पर लाभ होता था। व्यापार बोर्ड के सदस्य इन अनियमितताओं को रोकने के स्थान पर उनसे कमीशन एवं घूसखोरी करते थे। कॉर्नवालिस ने घूस और उपहार लेने तथा निजी व्यापार करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। उसने इस प्रश्न की वास्तविकता को समझा। उसने अनुभव किया कि कंपनी के कार्यकर्ताओं के कम वेतन के कारण ही इन लोगों को भ्रष्ट उपायों द्वारा धन कमाना पड़ता है, तो उसने उन कार्यकर्ताओं के वेतन बढ़ा दिए। समझ गए? इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि वर्ष जो है 2011 के जो हम प्रश्न कर लिए हैं पूरे, और 5 क्लासों में समाप्त किया है, तो आप 5 क्लास देख सकते हैं। एथेंटिक आंसर हैं और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अपना फीडबैक किसके माध्यम से देना है? लाइक और कमेंट के माध्यम से देना है। और राजेश सर आपको जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और निवेदन करते हैं कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से गैमेट स्टडी सेंटर के उत्थान में आप लोग सहयोग करिए। आपको निश्चित तौर पर आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में हिस्ट्री और सिविक्स के संबंध में बेहतर आपको मटेरियल मिलेगा, बेहतर आपको अप्रोच मिलेगी। आप निश्चित तौर पर सफलता के शिखर पर आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।